आपने देखा होगा पिछले दिनों औद्योगिक एरिया में 1 लाख मजदूर हड़ताल पर उतर आते हैं। उसके ऊपर फिर चलता सरकार का एक दमन चक्र और फिर चलता है आरोप प्रत्यारोप, वही पुराने आरोप कि पाकिस्तान के लिंक ढूंढे जाते हैं। आपके साथ में बातचीत करने के लिए इसी विषय के ऊपर हमारे साथ में साथी कुलदीप हैं, जो इन विषयों के ऊपर लगातार जो है प्रेस कवरेज भी करते हैं। आज उसके ऊपर बातचीत करेंगे। कुलदीप जी, ये एक बड़ा घटनाक्रम हमारे बीच में आया है, इसके बारे में आप मोटे तौर पे आपके क्या कहना चाहेंगे? निसंदेह ये एक बहुत बड़ा घटना विकास है, न सिर्फ भारत के राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य बल्कि विश्व के अंदर भी जो प्रमुख घटनाएं हैं उनमें से एक घटना है भारत की राजधानी दिल्ली और इसके साथ लगते जो एरिया जिनको एनसीआर बोला जाता है। असल में ये पानीपत से लेकर नोएडा तक, गुड़गांव, फरीदाबाद, पूरी जो एक औद्योगिक पट्टी है उसमें आज लाखों की संख्या में मजदूर सड़क पे हैं और उनका जो भयानक तरीके से दमन है ये अपने आप में एक अनोखी और एक अभूतपूर्व घटना है। इस घटना को आपन सिर्फ एक स्वतःस्फूर्त ढंग से हुआ कोई आंदोलन नहीं है, इसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि और इतिहास और खास तौर पर इसके जो नीतिगत जो इसके पीछे आधार है उनको समझना चाहिए। 2-3 बातें समझो आप। अगर आप तात्कालिक नजर से देखोगे तो पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने अपने श्रम मजदूरों के लिए या श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी के रेट रिवाइज किए, या वो उत्तर प्रदेश है या वो दूसरे राज्य हैं। एक तो ये समझने की जरूरत है कि इसमें ही एक बहुत बड़ी ठगी मजदूरों गला है। जो त्रिपक्षीय कमेटी थी उसने भी सिफारिश ये की थी कि 20,000 से ऊपर 23,000 से ऊपर से लगभग इतने मासिक वेतन दिया जाए। और उसमें हरियाणा सरकार ने कितना जारी किया? 13,000 कुछ रुपये, 15,000 सॉरी, मतलब 8 से 1,000 के करीब तो यह ठगी। फिर दूसरी देखोगे हरियाणा का तो ये ढोल पीट रहे हैं। हरियाणा तो एक प्रकार से जैसे बहुत आगे बढ़ा हुआ, बहुत ज्यादा आय वाला विकसित राज्य है जो नायब सैनी जी गाल बजाते हैं। और फिर उत्तर प्रदेश का जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ का मॉडल है बुलडोजर बाबा के नाम पर, उनके तो जो रेट है वो अपने तो भी कम है। इसकी एक बात तो यह समझना चाहिए कि ये जो इलाके हैं, जो ये उद्योग हैं, जो फरीदाबाद है, जो गुड़गांव है, जो नोएडा है, जो पानीपत है, या जो दिल्ली के साथ लगती पूरी बेल्ट है, असल में ये फैक्ट्रियां मजदूरों के लिए बुच्चड़ खाने बन गई। अगर आप कभी उन फैक्ट्रियों में जाओगे और उन फैक्ट्रियों के बाद जहां पे वो मजदूर रहते हैं उनकी हालात देखोगे ना, 10-10, 12-12 हजार रुपया में, उससे भी कम, कई बार तो 8-9 हजार रुपया तक भी वो मतलब अपनी दैनिक जरूरियात की चीजें कैसे पूरी करते होंगे। ये गुड़गांव वर्गा शहर में रहना तो वहां बिजली का, पानी का, शिक्षा का, इलाज का, दवाई का, कपड़े का, लत्ते का, और फिर उस पर काम के घंटे भी 8 से 12, 12 तो 16 घंटे काम लिया जा रहा है। अगर इसकी पृष्ठभूमि देखोगे ना, अभी भी जो केंद्र की सरकार ने पिछले दिनों 4 लेबर कोड थोपे हैं। 4 लेबर कोड का मतलब क्या है कि जो पिछले 40 से ज्यादा श्रम कानून थे जो इस देश के मजदूर वर्ग ने, ट्रेड यूनियन आंदोलन ने बहुत संघर्ष करके, चाहे उसमें वेतन निर्धारण का, मिनिमम वेज का एक्ट था, मजदूरों को संगठित होने का, यूनियन बनाने का अधिकार था, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार था, रेट बढ़ोतरी का सवाल था, उन सबको तहस नहस किया। और ये तो पूरी आजादी के आंदोलन के दौरान खास तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी जो बेहतरीन कानून बनाए थे मजदूरों के लिए, उनको रोन देकर 4 लेबर कोड ले। वो लेबर कोड मोटा मोटा में क्या है कि आने वाला टाइम पर जो पूरी दुनिया के अंदर 8 घंटे का काम, 8 घंटे की नींद और 8 घंटे का आराम, 8 से 12 घंटे, 12 तक जो लड़ाई 140 साल पहले लड़ी जा चुकी, जीती जा चुकी। बिल्कुल, वो जो मई दिवस का इतिहास अमेरिका में जो मजदूरों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हासिल किया, उसको सरकारी एक प्रकार की परमिशन दे रही नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि जो मौजूदा भाजपा सरकार है उसकी नीतियां न्यू कह रही है कि ये मजदूर है, इनके खून निचोड़ दो, जो करो गंडे का कोल्लू में को नहीं, गंडे ने निचोड़िया करें। इसको लिए एक मतलब कानूनी जामा कर रही है सरकार। सरकार तो मजदूरी तो ऐसी होनी चाहिए
भारत का संविधान की जो मूल भावना है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, या जो श्रमिक वर्ग के अधिकार हैं, या भारत सरकार ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की सिग्नेटरी है, वो सब दत्ता बता दी है। तो यूं एक पृष्ठभूमि खड़ी की गई बड़े उसके अंदर। दूसरी, अब कोई मजदूर अपना वेतन की मांग कर रहा है, वो मुद्दा उस फैक्ट्री की मैनेजमेंट का है। सरकार का एक तो पॉजिटिव रोल होना चाहिए उनके प्रति। सरकार कर के लिए पशुओं की तरह पिटाई कर रही है आज। ये जो मुख्य धारा का मीडिया, जिसको गोदी मीडिया का इसका, और बड़े बड़े जो ये कारपोरेट पूंजीपतियों के चैनल है, ये दिखा नहीं रहे सच्चाई। वरना हालात तो यह है कि इसको कुचलने के लिए मौजूदा जो केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार है, हरियाणा सरकार है, वो जिस तरह अंग्रेज ने दमन करया कर दे उपनिवेशवादी सोच के तहत, इस तरीके से पीटा जा रहा है। आप देखो, इन्हीं ट्रेड यूनियन के लीडर, खासतौर पर CITU के नेताओं के नोटिस निकाल दिए भाई, मतलब टेरराइज करने की कोशिश। मजदूरों को गिरफ्तार कर रखा है, मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर रखा है। ये पता नहीं कि वो कहाँ पे हैं। मतलब इस तरह का एकदम है ना, परिवार वाले फैक्ट्रियों के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। ये पता नहीं उनके परिवार वाले जेल में डाल रखे, किस जेल में है, कहाँ पे। इस तरह का एक दमन चक्कर चला रखा है आम मजदूरों का। और ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो एक प्रकार की तानाशाही प्रवृत्तियां हैं, ये लोकतंत्र के मूल्य नहीं है। लोकतंत्र में तो असहमति को एक प्रकार की मान्यता देनी होती है, उसका सम्मान करना होता है। और ये श्रम मंत्री किस बात की है भाई, जिनका काम ही होता है कि मजदूरों की बात सुनना। और ये तो एक प्रकार की जो हमारे खिलाफ बोल रहा है उसको खत्म करा जाए। वही तो सीधी सीधी न्यू बात है कि जो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वह कंपनियां जिनमें ये मजदूर अपने वेतन को बढ़ाने की बात करें, उनकी अगर आप बैलेंस शीट देखोगे, उनके टर्नओवर देखोगे, उनके कागजात देखोगे, तो वो करोड़ों के मुनाफे कमा रही है और वो मजदूरों ने देने तैयार नहीं है पैसे। मतलब वो मिनिमम जो मजदूरी है वह भी देने तैयार नहीं है। और फिर सरकार सरकार तो उनकी कठपुतले की भूमिका निभा रही है भाई। आप कंपनी के मालिकों में पीछे ले रखे हैं, वो मालिकों का इशारा पर हम इन मजदूरों को पिटा भी के, और एक प्रकार के ट्रेड यूनियन के लीडरों को गिरफ्तार करना और न्यू नहीं बताना वो है कड़ाई, तो अपने आप में गैर संवैधानिक कार्य है, गैर कानूनी कार्य है। वो भी इस देश के नागरिक हैं, ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है इस देश की। उन ट्रेड यूनियनों का दायित्व तो बनता है मजदूरों को लीडरशिप देना, और आप उनको उठाए ले जा रहे हो। अब ये जो पुलिस है, ये पूरा प्रशासनिक अमला है, ये तो सीधा सीधा एक प्रकार से पूंजीपतियों की एक कठपुतली की तरह काम कर रही है। और ये योगी बाबा है, नायब सैनी है, या नरेंद्र मोदी है, ये तो पूंजीपतियों के मैनेजर हैं। वह आप फैक्ट्रियों में से कुकरे काम ले उन मजदूर मालिकों पर, मालिक कैसे ही मजदूरों को मतलब टॉर्चर करें। इवन पहले तो बड़ा दुर्भाग्य हुआ, अगर आपके कुछ परिवार के लोग वहां काम करते हो ना, वो बता सकते हैं हरियाणा की बड़ी आबादी है जो फैक्ट्रियों में काम करती है। थोड़ा फैक्ट्रियों के मालिकों ने बाउंसर ला रखे हैं, नए पद है बाउंसर, मतलब तकड़े तकड़े पहलवान जो मजदूर संगठन बना उन्हें पीटेंगे। मतलब गुंडे भर्ती करने का जुगाड़ है, यूं सारी फैक्ट्रियां में हो रहा है। और आप देखोगे मजदूरों से संगठित होने का अधिकार छीनने के खिलाफ ही शहीद भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम फोड़ा था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जब ब्रिटिश रूल के अंडर जो गूंगे पैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है 8 अप्रैल 1929 का, ये भी इत्तेफाक है कि ये इस आंदोलन की शुरुआत भी 8 अप्रैल में हुई। ये भी एक ऐतिहासिक वर्षगांठ है देखा जाए तो। और उसमें भी जो भगत सिंह और का नारा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, कि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी कि मजदूरों को कुचल रही थी, उनके यूनियन बनाने के अधिकार छीन रही थी। और एक प्रकार के बाहर के जो श्रमिक लीडर थे वो नहीं आ सकते, कि मजदूरों का गला घोटने की कोशिश थी उन ट्रेड डिस्प्यूट के लिए। आज 1931 कद था, 1947 में देश आजाद हो लिया, और न्यू भी छाती पीटा, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और भारत के प्रधानमंत्री तो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट का आए हैं कि हम सबसे बेहतरीन मुल्क हैं। और हालात आपकी कहां खड़ी है आज भी आप मतलब मजदूरों को उसी तरह से दमन करे जैसे अंग्रेज करया कर दे। अच्छा कुलदीप जी, न्यू बताओ, यू जो घटना हुई है अभी, जो अचानक आंदोलन देखने को मिला, आपने जो परिस्थितियां बताई बिल्कुल सही है, लेकिन इस आंदोलन का अगर कोई अपन तात्कालिक कारण सोचने की कोशिश करा या अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करा, तो आपको क्या लगता है ये अचानक जो है इतनी बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पे कैसे आ गए? ये कोई स्वतःस्फूर्त घटना नहीं है,
और सरकार जो दुष्प्रचार कर रही है, ये पाकिस्तान का हाथ है, ये सरासर झूठ है। सच्चाई तो ये है कि आप देखोगे इसमें क्रमबद्धता है, नीचे कड़ियां जुड़ेंगी। पानीपत की रिफाइनरी में बहुत बड़ा मूवमेंट है। उससे पहले भी जो सरकार के खिलाफ गुस्सा है नहीं मजदूरों को, आपने तो नाक बांध रखी है सब कहेंगी। मतलब लगातार इन फैक्ट्रियों में, इन इलाकों में मजदूर संगठित होने की कोशिश कर रहा है। मालिक उनको लगातार मतलब पीड़ रहे हैं और उनके अंदर एक गुस्सा है। दूसरी तरफ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के तहत आप उत्पादन प्रणाली में चेंजेस देखो। एक फैक्ट्री में 3-4 जगह काम लिया जा रहा है, कितने असेंबल हो रही है, कितने फलाना पुर्जा बन रहा है। आप मजदूरों को परमानेंट रोजगार नहीं दे रहे हो, उनके पीएफ नहीं है, ईएसआई नहीं है। एक प्रकार का लगातार मजदूर को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और यू एक पूरा गुस्सा प्रकट हुआ है और ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी। ये जो कड़ियां जुड़ रही है ना, आप देखना भविष्य में एक बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन मूवमेंट होगा। और इसके पीछे क्यों जाओ आप, पूरे देश की तमाम ट्रेड यूनियन इकट्ठी होकर छोड़ के एक आरएसएस की बीएमएस को, कितनी बड़ी बड़ी महासंतान है लगातार। इसके पीछे पूरी एक कर्मबद्धता है। अगर आप नीचे के नीचे देखोगे, जो लगातार मजदूरों का शोषण किया गया है, उनको दबाया गया है। आप एक बात देखो ध्यान से, खासकर मतलब मीडिया में तो खबरें दिखाई ही नहीं रही कहीं पर भी। फैक्ट्री के अंदर जाकर यूनियन बनाना अपनी जान दांव पर लगाना है और लगातार श्रम कानूनों का उल्लंघन है इनका बहुत बड़े पैमाने पर। अब वो गुस्सा कभी ना कभी तो उठना ही था। अब ये जो परिस्थितियां प्रकट हो रही है ना, ये आज के पूंजीवादी जो निजाम है इसका भी एक संकट है। और धीरे धीरे आप देखोगे ना, भारत की जो सत्ता है उसका केंद्रीयकरण है, सेंट्रलाइज डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। आपके तमाम मीडिया पर आपका कब्जा हो लिया है। और आप देखोगे नहीं, ये जो पिछले लगातार किसान आंदोलन की भी लगातार पिटाई कर रही है सरकार, कर्मचारी आंदोलन की भी पिटाई कर रही है, आप विद्यार्थी आंदोलन की भी पिटाई कर रहे हो। ये जो श्रमिक हैं, ये जो मजदूर हैं, ये कोई दूसरे देश के तो है नहीं, ना को आवाम है, ये उन्हीं परिवारों के बालक हैं जिनके पिताओं को किसान हैं। उनके पिताओं को आप मंडियों में पीट रहे हो, बॉर्डर पर विरोध करने जाओ वहां आपकी पुलिस पीटती है। और आप देखोगे ना, ये जो बहुत पढ़े लिखे और स्किल्ड मजदूर भी हैं इन्होंने, ये सिर्फ अनपढ़ मजदूर का सवाल नहीं है। वो ये जानते हुए आपके अधिकार कैसे, मतलब आपके अधिकार क्या है, इसको थोड़ा हम यूं समझा आज के दौर में, पूरी अगर टोटलिटी में समझा कि जो सत्ता का पूंजीपतियों के मुनाफों के लिए लगातार झुकते चले जाना, उनके मुनाफों के लिए काम करना और मजदूरों को तमाम उनके अधिकारों से वंचित किया जाना, श्रम कानूनों को लगातार खत्म किया जाना, एक प्रकार से मजदूरों की गुलामी का शिकंजा कसना, उसके खिलाफ यह मजदूरों की एक स्वतंत्रता की लड़ाई है। ये 2-3 तरह के हमले जो है आंदोलनों के ऊपर पिछले दिनों में जो है सरकार के द्वारा देखने को मिले, उसी की पुनरावृत्ति इस आंदोलन में भी अपन देख रहे हैं। एक तो आंदोलन का पूरी तरीके से दमन करो, फिर दूसरा एक नैरेटिव सेट करो आंदोलन के खिलाफ, आंदोलन को बदनाम करो, जिसका अभी वो शुरू कर दिया इन्होंने। भले ये किसान आंदोलन की तरह ही पाकिस्तान और पता नहीं कहां कहां के जो लिंक ढूंढने शुरू कर दिए। और तीसरा आंदोलन को अलग थलग करो, मतलब जो आंदोलन में साथ दे सकते हैं, जो मजदूर यूनियन है, जो ट्रेड यूनियन है, क्योंकि वो अपने आप में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, इनका कोई यूनियन तो है नहीं। अपने आप में तंग होकर ना जो है वो मजदूर इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, और जो ट्रेड यूनियन है, मजदूर यूनियन है, जो इनको कोई सहयोग कर सकती है, उनको भी उसी तरीके से प्रताड़ित करा जा रहा है, उनके भी नेताओं को उठा उठा के जेलों में ठोका जा रहा है। तो ये पूरा एक जो रूप है सरकार का, ये जो बार बार आंदोलनों को दमन करने का, आंदोलनों को थकाने का, कई तरह के, मतलब ये सरकार का एक जो रुख अलग तरह का है पिछली सरकारों से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका कारण ये है कि सरकार की प्रकृति भी अलग तरह की है। पिछली जो सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस के नेतृत्व की सरकारें रही हो या गैर कांग्रेस के नेतृत्व की, और जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है, इसका बुनियादी प्रकृति का फर्क ये है, ये एक फासिस्ट सरकार है। फासिस्ट का मतलब है ये सरकार किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार नहीं है, ये तो आरएसएस के नियंत्रण की शुद्ध कारपोरेट की सरकार है। इसके पीछे तो एक सांप्रदायिक एजेंडा है। ये मतलब हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों के नफरत के खिलाफ, नफरत का आधार बनाकर उनको टारगेट करके इनकी तो एक बड़ी फांसीवादी परियोजना है।
जिसमें आम हिंदू का कोई लाभ नहीं पहुंचाना। इन्होंने तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए, उनके मुनाफों को पक्का करने के लिए, उनको कुचलने के लिए धर्म का हथियार बनाना है। एक तो थोड़ा इसको समझो। दूसरी, आज तक का इतिहास है कि दमन से कोई भी आंदोलन पूरी तरह नहीं कुचला गया है। राख में भी जैसे सुलगे नहीं जाग रहे। उदाहरण है 1857 की लड़ाई को अंग्रेजों ने कुचल दिया, लेकिन आने वाले फ्रीडम मूवमेंट के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनी। ये क्या करते हैं कि ये उनको लोगों में अलग थलग करने के, जो आपने कही थोड़े दिन रट जो आप ये एंटी नेशनल है, ये जो मजदूर है ना, ये प्रोडक्शन नहीं कर रहे ना, ये देश विरोधी है। फिर ये पाकिस्तान का हाथ है, फिर ये केवल भी कहते हिंदू विरोधी है। अब किसानों को क्या कहा कि ये खालिस्तानी आएगी, ये आतंकवादी आएगी, विद्यार्थियों को कहा ये भी कहीं अर्बन नक्सल आएगी, थोड़ी देर में ये तो कम्युनिस्टों का प्रोग्राम है जी। असल में रोड़ा की है कि जो बदनाम करने की, झूठ बोलने की और अफवाह फैलाने की प्रवृत्ति है नी, ये सबसे घातक है। इनको यूं पता है कि एक आम भारतीय जनमानस के व्यक्ति तक सच ना पहुंचने दो और फिर झूठ ना फैला दो पूरा। और मतलब इससे भी क्या फर्क पड़ता है? मतलब अगर आंदोलन कम्युनिस्टों का है या कांग्रेस वाले साथ में देख अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उनका काम है यू। अगर विपक्षी पार्टियां किसी आंदोलन में अगर साथ नहीं देंगी तो फिर उन विपक्षी पार्टियों का अस्तित्व में होने का मतलब ही क्या है? सवाल तो ये कि इंसाफ और न्याय की जो भी लड़ाई लड़े उसको सैल्यूट करो। अगर कांग्रेस साथ दे रही तो बहुत अच्छी बात है, और कम्युनिस्ट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। कम्युनिस्टों का तो इतिहास है कि वो हमेशा गरीब आदमी की, मजदूर किसान की लड़ाई लड़ते हैं। ये न्यू कहना चाहूं है कि मारा नहीं झाड़ा ले कोई। अब मतलब पूछना तो सवाल सत्ता से चाहिए। सवाल तो यूं होना चाहिए था कि आप 10 साल तक मजदूरों की दिहाड़ी नहीं बढ़ा रही, आज तक क्यों नहीं बढ़ाई? पूछना तो यूं चाहिए था। ये कुंडली मेरे बैठे थे इस फाइल पर, पूछना तो यूं चाहिए था। 15,000 बढ़ाई, करनी तो हमने 30 थी। अब आप पे वो अगले सवाल पूछने लायक जो ये खुद खोट करें और अगला का नाम दर दो। यू एक भारतीय जनता पार्टी का पैतरा है कि ये क्या करे कि खुद पे ना पूछो, अगले का जुम्मन है दे लोग उसे। अब आप देखो पिछले 10-12 सालों से विपक्ष पे जवाब मांग रही है। वो उसने नेहरू जी ने किया है। मतलब सवाल ये है कि ये एक प्रकार के सही मुद्दों पर विचार विमर्श ना हो, इसलिए वाहियात बात छिड़े रखो और इसको नरेटिव सेट करके एक माहौल बनाकर उस बातचीत के ट्रैक से तारो। लेकिन आप सच्चाई एक और देखो, तमाम मीडिया संस्थान कारपोरेट के हैं, अंबानी जी के, अडानी जी के हैं, तमाम प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का है, सीबीआई से लेकर ईडी तक इनका हाथ में है, पुलिस इनका हाथ में। इसके बावजूद भी आप देखो किसान आंदोलन में खूब दुष्प्रचार कर लिया, लेकिन एक आम किसान का यह बात या न्यू नहीं जचा पाएगी। 3 कृषि कानून फायदे के आज भी नहीं पूछ सकते। 3 कृषि कानून लिया, नो फार्मर नो फूड, ये फैलू हुए। और इसमें भी यह सरकार पिटेगी, क्योंकि मजदूर है ना, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वर्ग होता है। मजदूर फैक्ट्री के अंदर वर्ग शोषण समझता है। ये झूठ का प्रचार मतलब झूठ के पैर नहीं होंगे। ये भी मजदूर वर्ग ये समझेगा कि यह जो सरकार है या रियल टीम तो तारा कचूमर का लगी है। और धीरे धीरे आप देखियो कि एक बहुत बड़ा मजदूर आंदोलन और व्यापक रूप से उभरेगा और एक स्थिति ऐसी आओगी कि मजदूर और किसान एक ज्वाइंट मूवमेंट होगा इस देश में। और बहुत दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब एक शासक वर्ग, अमीर घराने, कारपोरेट और एक मजदूर किसान के गठबंधन के बीच में एक वर्ग युद्ध की तरह हालात बनेंगे। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँ इस पूरी पृष्ठभूमि में, ये जो है ना मतलब मजदूरों का, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हिस्सा ना तो सरकार का समर्थक वोट में भी गेड़ा है इन्होंने, जो खासकर डीएससी का जो नारा दिया भाजपा ने कि हम भाई डीएससी को लाभ देंगे, बल्कि बड़ा हिस्सा कहा जा सकता। हाँ, मतलब किसान आंदोलन के पैरेलल इन्होंने मजदूरों को खड़ा करने की कोशिश करी और आम मजदूर का न्यूज जचाया। जैसे उदाहरण भी दूं नहीं मैं, हरियाणा में 16-17 जातियां हैं शेड्यूल्ड कास्ट की। आरएसएस के लोगों ने भी प्रचार कराया वाल्मीकि जाति में, सेसी में, डे में, दानक में आपका हिस्सा चमार खाएगी। हर दफ्तर में कोई चमार है। चमार वर्सेज ओल एससी, जाट वर्सेज गैर जाट। अब वो सामाजिक तौर पर उस मजदूर को बरगलाया के भाई आपके लीडर कौन है, बेदी जी हैं आदरणीय, लेकिन वो आदरणीय उदरणीय भी कुछ नहीं ना, उसका लाभ करना। अब वो उसके तो दिमाग में जातिगत जहर पैदा करेगा, वोट तो लेंगे, लेकिन जब रोटी मांगेगा नहीं पेट, उसकी दिहाड़ी मांगेगा, ओड़ा आप मालिक के गले खड़े हो। तो इससे जो बीजेपी ने जो सामाजिक आधार पर बंटवारा पैदा करे है ना, ये जो जाति का विभाजन, इसको भी तोड़ेगा युवा आंदोलन।
क्या भविष्य देखते हो आप इस आंदोलन का? इस आंदोलन का मेरा तो ये है कि मजदूर वर्ग अगर लड़ा, निश्चित तौर पर मजदूर वर्ग जीतेगा और इन फैक्ट्री मालिकों को भी पीछे हटना पड़ेगा और सरकार को भी मुंह की खानी पड़ेगी। और इन्होंने वो भी तो पिछले जो मजदूरों के अधिकार थे, श्रम कानून, वो बहाल करने पड़ेंगे। अगर नहीं है लड़े तो भाई फिर सरकार वो जीत रही है। अब ये इसलिए तो मेरा तो अंदाजा ये है कि इस लड़ाई में मजदूर वर्ग जीतेगा, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन बहुत है यूथ की। कितना लड़ पाओगा मजदूर, क्योंकि उनकी कोई यूनियन नहीं है, उनके कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आंदोलनों के कोई अनुभव नहीं है। इसका तो एक उदाहरण है, उन मजदूरों को जो देश की रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है ना, उनके पास जाना चाहिए। आप CITU जैसे संगठन है, एटक है, HMS और बहुत सी ट्रेड यूनियन है, उस संबंधित इलाके में जो भी आपके लीडर हैं ईमानदार, उनसे संपर्क करके और इस आंदोलन को आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। क्योंकि मजदूर पर तो बेचारे का खोलना सही कौन के में ये मतलब जड़ा पहुंच रहे हैं तो तड़ाकड़ा जाओगा। ये बेचारे सारे तो कर्जे में हैं, लौट के इन्होंने तो बड़ा हिस्सा प्रवासी मजदूरों का भी उड़ भी नहीं जा सकते। इन्होंने लड़ना चाहिए। और एक बात, तो लड़ने वाले लोग प्रेरणा का तो कारण बनेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कही थी, अगर आप लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हो ना, आने वाली पीढ़ियां आपका बदला ले देंगी। अगर आप नहीं लड़े नहीं तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। तो ये जो मजदूरों को पंजे जोड़कर लड़ना चाहिए और ये ट्रेड यूनियनों में न संगठित होना चाहिए। और बहुत बड़ा हिस्सा है, एक उदाहरण दूंगा मैं आपने, पिछली जो अभी हड़ताल हुई है ट्रेड यूनियन की, जो शायद 1-1.5 महीना पहले ही थी, वो डेट भी याद आ जाएगी, उसमें बताते कि 25 करोड़ लोग हड़ताल पे, उससे ज्यादा। और इस सरकार पर वोट कितने गहरे हैं, वोट भी तने हैं। मोदी जी का 25 करोड़ वोट है देश में। यह सरकार तो एक हवा बना रखे, वो लोग हमारे गल हैं। रियलिटी मतलब इस सरकार के साथ कोई मोरलिटी से जनाधार नहीं है आमतौर पर। दूसरा, इस सरकार के पास मजदूर कल्याण का, किसान कल्याण का, कर्मचारियों की भलाई का कोई विजन और दृष्टिकोण सही को नहीं। अब लास्ट की बात कहूं मैं, इस आंदोलन में बहुत से आप देखोगे किसान संगठन की मदद करेंगे, कर्मचारी संगठन की मदद करेंगे। भारत का हर वो जिम्मेदार व्यक्ति इन मजदूरों के साथ खड़ा होगा जो इंसाफ पसंद है, जो अत्याचार और जुल्म के खिलाफ है, और जिनको ये पता है कि ये जो मजदूरों पर हमला है नहीं, ये सिर्फ अकेले मजदूर वर्ग पर हमला नहीं है, ये हर उस व्यक्ति पर हमला जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है। किसान आंदोलन चला, उसकी सैकड़ों लोग मदद करने आए और अलग अलग ढंग से लड़ाई लंबी चलेगी। जितनी यह लड़ाई लंबी चलेगी इतनी यह सरकार फंसेगी इस आंदोलन में। एक तो ये बात। दूसरी बात और खतरनाक ढंग से आप देखो, जो खासकर बुद्धिजीवी लोग हैं, जो शहीद भगत सिंह की किताबें छापते हैं, लिटरेचर है, मैं तो उदाहरण भी दूंगा, सत्यम वर्मा की गिरफ्तारी है, कात्यायनी जैसी लेखिका की गिरफ्तारी है। ये क्या करेगी सरकार, किसी भी लेखक को उठा के करो जेल में, राजद्रोह लाओ इसके। पिछले देखोगे 10-12 बुद्धिजीवी जेल में करे, जिनका एक नाम है पूरी दुनिया के अंदर, चाहे सुधा भारद्वाज थे, वरवरा राव थे, आनंद तेल तुमड़े जी हैं, जिन्होंने एक बेहतरीन कार्य, अभी पीछे सुने अरुंधति राय को भी सैकड़ों लोग जेल में सड़ रहे हैं, सैकड़ों लोग हैं। और कई तो अपने जब लोग चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत से विद्यार्थी किसी पे भी पर्चा दर्ज कर दिया राजद्रोह, या राजद्रोह की धारा कितनी सस्ती बना दी, इस पर भी राजद्रोह। सोनम वांगचुक का कितना, सोनम वांगचुक कितना प्रतिष्ठित आदमी। और तो और कैथल भाई एक सुरेश द्रविड़ नाम का मास्टर पे राजद्रोह का पर्चा दर्ज कर दिया, वो कई महीने धरना ला रखा था, ये भी पीछे तक चलिया। अब ये जो इन्होंने दमन का रूप धारण कर, इसके खिलाफ लोग सड़कों पर आएंगे, ये सरकार बिल्कुल नंगी होगी। और हर भारतवासी को, हर सच्चे नागरिक को इन मजदूरों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। और ये अकेली मजदूरों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस संविधान को बचाने की, बोलने को आजादी को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है ये। और ये तो एक प्रकार का आजादी का आंदोलन है। इसलिए जरूरी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक थे, निष्कलंक व्यक्ति थे। वो कहा करते कि जिस दिन सड़कें खामोश होगी ना, संसद आवारा हो जाएगी। और आज तो यह जो भारत की संसद है नहीं, इसमें छोड़ कर कुछ कम्युनिस्ट सांसदों को पूरी की पूरी या तो कारपोरेट का आंगन में जाए बैठी, मतलब सारे धन्ना सेठ, एक एक सेठ का तिजोरी में कई कई MLA MP बंद रहे हैं, या हालात हो रही है, उनकी मोर पड़ी है। तो इसलिए जरूरी यह है कि जो संसद के अंदर, असेंबलियों के अंदर भी जो पूंजीपतियों ने विधायक बंधक बना रखे हैं, एक जनपक्षीय राजनीति का मार्ग भी खुलेगा
और आने वाले जनप्रतिनिधियों को भी नोट कर रहे हैं लोग। आप देखोगे मतलब पीछे भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार गई थी, लेकिन वो पूर्ण बहुमत भी नहीं ले पाए, 272 के आंकड़े से भी नीचे रह गए। और अभी भी आप देखोगे ना पिछले कई दिनों से कोरोना काल की मार किस पर पड़ी? मजदूर वर्ग पर पड़ी। नोटबंदी में कौन पीछा? मजदूर पीछा। लगातार जो ये आर्थिक रगड़ा लाग रहा है नहीं, ये धीरे धीरे लोगों को विरोध के लिए, हड़तालों के लिए प्रेरित करेगा। तो इसलिए जरूरी यह है कि बड़े धैर्य के साथ, सूझवान होते हुए, विचारवान होते हुए एक अंतिम बातचीत की तरफ मैं इस बिंदु पर कहूंगा, सबसे जरूरी है कि मजदूर वर्ग विचारधारा से अपने आप को लैस करे। आज मजदूरों को जरूरत है कि वो इस लड़ाई के संदर्भ में खड़े होकर पूरी दुनिया के वैश्विक घटनाक्रम को समझे। आज जरूरत है उन्होंने अपना इतिहास जानने की। कार्ल मार्क्स जो मजदूरों के एक प्रकार के मुक्ति का जिन्होंने दर्शन दिया, उनकी किताब पढ़े, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़े, लेनिन को पढ़े, शहीद भगत सिंह को पढ़े, और एक अपने आप को एक वैचारिक रूप से लैस करें आने वाली बड़ी लड़ाइयों के लिए। और शहीद भगत सिंह ने भी फांसी से पहले अपने अंतिम आह्वान में युवाओं के नाम संदेश में उन्होंने कहा था कि असली ताकत तो, असली शेर तो मजदूर और किसान हैं। हम युवाओं को ये नहीं कहते कि वो सड़कों पर पिस्तौल लेकर निकले, वो खेतों में जाएं, किसानों को संगठित करें, और कारखानों में जाएं, मजदूरों को संगठित करें। ये ट्रेड यूनियन और किसान सभाएं ही इस देश की राजनीति को मूलगामी रूप से गरीब के हक में ले जाने के दो पहिए हैं, जो देश को एक सकारात्मक और पॉजिटिव दिशा में ले जाएंगे। इसलिए आने वाला भविष्य सुनहरा है। अपने हकों के लिए लड़ने की ये एक प्रकार की शुरुआत है, और जन संघर्षों का ही दौर शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। काफी सरल भाषा में इस पूरे आंदोलन के ऊपर बातचीत रखने की कोशिश करी है, और जिस तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक बार फिर ये पाकिस्तान का लिंक ढूंढा जाने लग रहा है। शाहीन बाग आंदोलन भी पाकिस्तान करवा रहा है भारत में जो है किसानों का आंदोलन भी पाकिस्तान करवा रहा है, भारत में मजदूरों का आंदोलन भी पाकिस्तान करवा रहा है। इसका मतलब ये जो धुरंधर फिल्म आई थी, इसका मतलब जो पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर जो है वो ज्यादा बड़ा धुरंधर बना बैठा है। इसका मतलब पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि भारत के तमाम किसान मजदूर जो है वो उसके नियंत्रण में है। और अगर इतना हस्तक्षेप भारत के अंदर पाकिस्तान का है, तो उस स्थिति के अंदर तो भारत सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो पूरी जो है सरकार की बहुत भारी विफलता है वो, और ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। अगर ये सच है, अगर पाकिस्तान के लिंक इस तरीके से हैं, इतने बड़े बड़े आंदोलन जो है उनको उसके कहने से हो रहे हैं, तो ये तो अपने आप में जो है इस सरकार के लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। तो एक मिनट में, ये तो एक आशापद स्थिति है। मतलब ये पाकिस्तान का नाम ले रही है तो न्यू नहीं समझ रहे भैया, बेइज्जती की बात है, अच्छी बात है। थोड़े दिनों में देखिए भी ये न्यू कहेंगे। असल में ये था ना, जो ये हमने कराया तो था ना, ये मजदूरों के हित में कराया था, लेकिन ये समझ नहीं पाए। मतलब ये तो जो किसानों को नहीं कहा था, किसान समझ नहीं पाए अपना फायदा। अब इनके लिए तो देश भी कुछ, मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी। हाँ, इनकी तपस्या में कमी रहेगी। जो एक तो इनके लिए देश का नक्शा क्या है? पूंजीपति, पूंजीपतियों की तिजोरी, ये ही इनका देश है, और इसी के लिए ये सारे काम कर रही हैं। और इनके खोखले नारों को, खोखले राष्ट्रवाद को और झूठ को धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, और एक ऐसी स्थिति आओगी, इस देश के लोग जागेंगे, और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इस तरह के दूसरे झूठे दक्षिणपंथी कट्टर लोगों को देश में सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वो दिन दूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। अभी सभी दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो, अगर इसका एक विमर्श आपको पसंद आया है, तो अपील करते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।